गुड मॉर्निंग एमबीए सेकंड सेमेस्टर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। बीइंग एज ए एचआर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को कभी ना कभी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट तो होती है। रीज़न कभी कभार ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए, कभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, कभी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अगर एनालाइज नहीं हो पा रही है, अब उनकी इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है, तो उनको इंक्रीज़ करने के लिए हमें कभी ना कभी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट तो है ही। तो ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करवाएगा, कैसे फाइंड आउट किया जाएगा कि कहाँ पे हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, किस एरिया में एम्प्लॉयज़ को हमें ट्रेनिंग देनी है। तो ये सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बीइंग एज ए एचआर आपके पास काउंट होती हैं। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कोशिश करते हैं इसको पूरा समझने की। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। क्योंकि इसके अंदर मनी तो इन्वॉल्व है ही, बट उसके साथ साथ आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका जो है टाइम। क्योंकि ये दो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं किसी भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टाइम एंड मनी। तो इसको ध्यान में हमें रखना है, क्योंकि ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा कि जब हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस फाइंड आउट करते हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या वाकई में ही हमें ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को देनी है या नहीं देनी है, या ये जस्ट एन फॉर्मेलिटी। तो इसका एनालिसिस भी आपको इस ट्रेनिंग नीड एनालिसिस में करना है कि हमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग किस एरिया में और किस पैरामीटर्स को देखते हुए उनकी ट्रेनिंग हमें ऑर्गेनाइज़ करनी है। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि ट्रेनिंग नीड जो है ना, एक सिस्टमेटिक एनालिसिस है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जो कि 3 स्टेजेस के अंतर्गत में आता है। 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे और आपके जॉब लेवल पे। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हर एक ट्रेनिंग प्रोसेस में एक अपने आप में यूनिक होता है। यूनिक का मतलब क्यों है कि इसके अंदर आपका ट्रेनिंग किस एरिया में रिक्वायरमेंट है, ये हम इसमें देख रहे हैं। तो हम इसके अंदर हम 2 चीज़ें देखते हैं। The assessment give insight into what kind of intervention is required, knowledge और skill और both। तो जब आप ट्रेनिंग की अरेंजमेंट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो हमें ये देखना है कि उसकी नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। कई केसेस में देखा गया कि परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की मिसिंग हो रही है। तो परफॉर्मेंस अगर किसी एम्प्लॉय की मिस हो रही है, तो वो डिपार्टमेंट जो है वो गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को कौन सी ट्रेनिंग देनी है ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज़ हो जाए। जैसे हमने पहले बात किया कि ट्रेनिंग जो है वो 3 लेवल्स पर हम देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर और जॉब लेवल पर। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। पहला आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हमें क्या देखना है? हमें शॉर्ट लिस्ट करने हैं वो फोकस एरियाज़, उन एरिया से फोकस करना है जहाँ पे ट्रेनिंग जिन डिपार्टमेंट के लिए नेसेसरी है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, उसका विज़न, उसके गोल्स, पीपल की इन्वेंटरीज, परफॉर्मेंस, डेटास, प्रोसेस, ये सब चीज़ें हमें जो है एनालाइज करनी होगी जब हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हमें देखना है। देखिए, हम सबको पता है, हम सब ने पहले भी पढ़ा है कि पीटर ड्रकर के अनुसार हर एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट लेवल के गोल्स को आइडेंटिफाई करेगी, अचीव करेगी, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सकती है। तो हमें हर ऑर्गेनाइजेशनल, हर डिपार्टमेंट लेवल पे फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या वहाँ पे किस चीज़ की कमी है, वहाँ पे किस डिपार्टमेंट में किस लोगों को किस प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए ट्रेनिंग देनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है? हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टडी करनी है। दूसरा आता है आपका जॉब लेवल पर। जॉब क्या कहता है? जॉब कहता है कि जो टास्क एम्प्लॉय परफॉर्म करने वाला है, जिस टास्क के लिए आपने उसको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन आपने उसको किया था, उस टास्क को क्या वो परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट में ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड पर, फिज़िकली मशीन्स पर, यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज़ को टास्क परफॉर्म करते वक्त उनको ट्रेनिंग देनी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि इससे हमारे प्रोडक्शन रिलेट करता है, प्रोडक्शन के साथ हमारी सेल्स और सेल्स के साथ हमारा प्रॉफिट। तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। उसके अलावा मान लीजिए अगर कोई पर्सन हमने स्ट्रेटजी मेकिंग के लिए रखा है, पर यदि इसको स्ट्रेटजी मेकिंग नहीं बना पा रहा, प्लानिंग उसकी नहीं हो पा रही है, तो भी हमें क्या करना है, हमें एम्प्लॉयज़
उन एम्प्लॉयज़ को हमें क्या देखना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि वहाँ पे वो क्यों अपनी स्ट्रेटजी मेकिंग नहीं कर पा रहा। तो ये सब हमें पॉइंट्स जो हैं वो जॉब लेवल पर कंसीडर करने हैं। तीसरा आता है आपका इंडिविजुअल लेवल पे। देखिए इंडिविजुअल लेवल क्या कहता है, यानी कि हर एक पर्सन जो उस डिपार्टमेंट में जिस टास्क को परफॉर्म कर रहा है वो कैसे उस टास्क को परफॉर्म करेगा, ताकि उसकी जब परफॉर्मेंस एनालाइज की जाएगी इन द फाइनेंशियल ईयर के एंड में, तो उसकी परफॉर्मेंस में ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र नहीं करना पड़े। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए हम उसके ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एरियाज़ को फोकस कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हम 360 डिग्री फीडबैक ले सकते हैं, हम उससे पर्सनल इंटरव्यू की लेके बात कर सकते हैं, ऐसे ही हम उसके सुपीरियर यानी मैनेजर से बात कर सकते हैं, उसके कलीग्स के साथ बात कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आप क्या करिए, आप इसमें एक क्वेश्चनर डिज़ाइन करिए। जब क्वेश्चनर आप बना लें, उस क्वेश्चनर में आप इन सभी लोगों से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में एनालाइज करिए, पूछिए। तो कई सारे क्या है, कुछ तो 360 डिग्री फीडबैक के अंदर कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स, यानी वो पर्सन्स जो कि उस एम्प्लॉय से कांटेक्ट में आए होंगे, उनसे वो क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं, ताकि एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जा सके। तो इसी पर्पस को देखते हुए हमें देखना है कि कहाँ कोई कमी है और वहाँ पे हमें उसको ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करवानी है। देन आता है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ और उनकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए। देखिए आपने ट्रेनिंग नीड एनालिसिस तो कर लिया, आपने ढूंढ लिया कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हमें ट्रेनिंग देनी है, आपने ढूंढ लिया कि जिस टास्क को वो परफॉर्म करेगा उस पर ट्रेनिंग देनी है, ये दोनों एरिया ठीक हैं। तो हमें ये देखना है कि इंडिविजुअल के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो हमने उसकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चनर भी बना लिया, हमने फीडबैक भी ले लिया, हमने मैनेजर से भी बात कर ली। तो ट्रेनिंग नीड तो हमने फाइंड आउट कर ली कि यहाँ एक्स पर्सन को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। अब अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप चलता है, वो है कि ट्रेनिंग का प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या कहता है, क्योंकि अफेक्टिव लर्निंग हमें सबसे रिक्वायरमेंट देनी है। सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ कर दिया ये काफ़ी नहीं है। ज़रूरी यह है कि जो वो लर्न कर रहा है, अगर उसकी लर्निंग अच्छी हुई, सही मेथोडोलॉजी से को पढ़ाया गया, वो सही तरीके से सीखा, तभी वो आपके लिए यूज़फुल है। क्योंकि आपने अपने दो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज उसमें लगाए हैं, टाइम एंड मनी। रिमेंबर, याद रखिएगा इस बात को। तो क्या करना है, हमें जब प्रोग्राम डिज़ाइन करना है तो हमें इस तरह से बनाना है कि हमारे एम्प्लॉयज़ चेंजेस को अडॉप्ट कर सकें, जो उनको लर्निंग कराई जा रही है वो लर्निंग को एक्सेप्ट कर सकें, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना शुरू करें, कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर कैसे सरवाइव करना है, कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, कैसे उसके गोल्स को अचीव करवाना है, ये सारी चीज़ें हमें उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर डिज़ाइन करनी है। तो हमें अपने इन सब बातों को ट्रेनिंग प्रोग्राम एनालाइज करते वक्त या ऑर्गेनाइज करते वक्त हमें ये रिमेंबर रखनी है। देन इसमें आता है डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द इफेक्टिव ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। पहला आता है एम्प्लॉय और नो योर एम्प्लॉयज़। नो योर एम्प्लॉयज़ का मतलब है कि सबसे पहले आप अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में जान लीजिए कि उनको किस ट्रेनिंग और किस कंटेंट की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनके साथ सिटिंग कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि उनको किस एरिया में कहाँ पर उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। कोशिश करिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आए, आपके सामने वो ओपन होकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें, ताकि आपको पता चले कि हाँ मुझे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम का हम ऑर्गेनाइज़ कराएंगे, तो इस कंटेंट को हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है। अब मान लीजिए हमें उसके एडिशनल स्किल्स को इंक्लूड करना है, या हमें देखना है कि वो फिज़िकली काम नहीं कर पा रहा है या मेंटली वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, तो स्ट्रेस कैसे रिमूव किया जाए, या फिर हम देख रहे हैं कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा या वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहा। तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ही हमें अपने ट्रेनिंग के प्रोग्राम को, कंटेंट को हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है। देन आता है आपका डिवाइडिंग द एम्प्लॉय इनटू ग्रुप्स। अब आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अब हर एक की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और हर एक पर्सन को अब क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। तो अब उसमें हम हर एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए तो अपन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स
और कॉमन प्रॉब्लम बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इन एम्प्लॉयज़ को ग्रुप्स के अंदर हम बांट सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा आया इनको ग्रुप्स में डिवाइड करना। देन आता है तीसरा, प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि आप जो कंटेंट पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब आप डिलीवर करेंगे, उसके लिए आप उस कंटेंट को देख लीजिए, वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्टिंग में अंदर हमने डायग्राम्स, चार्ट्स, पाई चार्ट्स, पिक्चर्स, ये सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, उसको इन्वॉल्व करना है इस सेशन में। तो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो रेलिवेंट और ऑथेंटिक होनी चाहिए। जिस भी एग्जाम्पल को आप कोट कर रहे हैं उसके बारे में उनको प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप कहीं की पिक्चर्स दिखा रहे हैं तो वो भी उसके पीपीटी उस फॉर्म में उसको दिखाना चाहिए कि मैंने ये कहाँ से लिया है, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए, अजम्पशन बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। देन फोर्थ आता है आपका प्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है जब आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं पढ़ाने के लिए तो वो बहुत सुंदर दिखनी चाहिए, यानी प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जो पीपीटी या पावर पॉइंट आप यूज़ कर रहे हैं वो उसमें सिर्फ आप थ्योरी भर दें। तो एक अच्छा मॉड्यूल आप तैयार कर रहे हैं तो जितना अच्छे तरीके से आप उनको प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा वो पढ़ेगा। देखिए एम्प्लॉयज़ जो है वो थोड़े से कई बार रिजिड नेचर के भी हो जाते हैं। आप उनको ज़बरदस्ती बिठा के रखेंगे और आप कहेंगे कि 4 घंटे आपको पढ़ना है और वहाँ पे सिर्फ उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, पीपीटी अच्छी नहीं बन रही, कहीं स्लाइड में बहुत डार्क फॉन्ट आ रहे हैं, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डार्क है, सिर्फ थ्योरी आ रही है, तो एम्प्लॉय जो है बोर हो जाएगा और वो सीखेगा नहीं, जिसका सफ़र आपकी ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ध्यान रखिए, और पीपीटी बनाते वक्त स्पेलिंग एरर्स, कंटेंट, टॉपिक, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, इन सब बातों का आपको बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। देन आता है डिलीवर द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब हमने सब कुछ कर लिया, पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया, वो है स्पीकर। आखिरकार ट्रेनर ही तो होगा वो जो पर्सन आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देगा। यदि आपका ट्रेनर कुछ और बोल रहा है और पीपीटी में कुछ और दिखाई दे रहा है तो एम्प्लॉयज़ अटेंड नहीं करेंगे। तो हमारे लिए स्पीकर या ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नॉलेजेबल हो और स्किलफुल हो। किस तरीके से वो बात कर रहा है लोगों से, कहीं उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम तो नहीं है, या बड़ी हार्श लैंग्वेज यूज़ कर रहा हो, या मान लीजिए आपके एम्प्लॉयज़ जो है प्रॉपर इंग्लिश नहीं समझ पा रहे तो वो इंग्लिश बोले जा रहा है, उसको वहाँ मिक्स करनी पड़ेगी, या जो भी लैंग्वेज वहाँ आपके एम्प्लॉयज़ प्रेफर करते हैं। तो हमें अपने ट्रेनर्स को ये ध्यान रखना पड़ेगा, ना तो वो बहुत तेज़ बोले, ना ही वो बहुत धीरे बोले। एम्प्लॉयज़ के साथ उनकी एटीट्यूड, उनके बिहेवियर के साथ उसको चलना पड़ेगा, उसके सोच की तरफ को चलना पड़ेगा। ये सब हमें ध्यान रखना है।